भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार संसद में चर्चा हुई। संविधान का छात्र होने के नाते मैंने सोचा था कि इस बुधवार को मैं संसद में संविधान पर हुई बहस पर बात करूंगा। हालांकि इस बहस का कुल जमा नतीजा यह है कि सत्ताधारी बीजेपी खुद को संविधान की रक्षक बताने का राग अलापने के अलावा और अपनी आदत के अनुसार झूठ बोलने के अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाई और विपक्ष ने इन झूठों और बीजेपी के प्रोपेगेंडा का पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया। इस चर्चा पर बात करना इसलिए जरूरी है कि सत्ता के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें आप जानते हैं गोदी मीडिया भी शामिल है। इसके माध्यम से सरकार, सत्ताधारी पार्टी अपने झूठ को सच बनाकर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में समर्थ है, लेकिन सच को सच की तरह पेश करने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है। ऐसे में कुछ सौ या कुछ हजार लोगों तक ही सही मेरे वीडियो के माध्यम से सच पहुंच सके, ये मेरा प्रयास होता है। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में दो बड़ी घटनाएं हो गई। पहली यह है कि नगर निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई और दूसरी यह है कि तथाकथित धर्म संसद गाजियाबाद से उत्तराखंड में शिफ्ट होने की बात शुरू हो गई। इन दोनों मसलों पर बात करने का प्रयास होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है नगर निकाय चुनावों की तैयारी। इस राज्य में 11 नगर निगम हैं, 45 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायत हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री भी वैसे तो नगर पंचायत हैं, लेकिन इनमें चुनाव होता नहीं है। नगर निकायों के मुखियाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है संविधान में। किन किन निकायों में आरक्षण होना है, किन किन पदों पर होना है, सरकार ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है, उत्तराखंड सरकार ने। आमतौर पर इस तरह के आरक्षण पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं। कारण यह होता है कि जो सरकार सत्तासीन जो पार्टी होती है वो अपनी पार्टी की जीत हार की संभावनाओं का आकलन करके आरक्षण तय करती है। लेकिन इस बार विपक्ष ने नहीं, खुद सत्ता पक्ष के लोगों ने आरक्षण पर सवाल उठाया है। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का विरोध है। उन्होंने विकास नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का विरोध किया है और उनकी आपत्ति पर फैसला न होने की स्थिति में हाईकोर्ट जाने की बात कही है। नगर पालिका परिषद विकास नगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम, उसमें विकास नगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक का नगर विकास के यहाँ इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकास नगर अनारक्षित होना चाहिए और यदि वहां पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको, हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान के तर्कों में कितना दम है या नहीं है, इस पर हम यहां बात नहीं करने वाले हैं। सवाल यह है कि खुद अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले और अनुसूचित जनजाति के लोगों का वोट लेकर विधायक बने मुन्ना सिंह चौहान आखिर क्यों चाहते हैं कि विकास नगर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष की। मुन्ना सिंह इस राज्य के उन गिने चुने विधायकों में शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास माना जाता है कि एक विजन है। ऐसे में मुन्ना सिंह के इस विरोध पर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये मानकर चल रहे हैं कि राज्य सरकार आरक्षण के मामले को कोर्ट में उलझाकर फिलहाल नगर निकाय चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है। इसके पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि उत्तराखंड के लोग इस बार धामी सरकार से खुश नहीं हैं। केदारनाथ चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बावजूद ज्यादातर लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, यह ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में कम सीटें या कह सकते हैं कि बहुत कम सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। एक कारण ये हो सकता है।
चुनाव टालने की मंशा के पीछे दूसरी वजह बताई जाती है नेशनल गेम्स। राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल होने हैं, अभी तैयारियां कुछ नहीं है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि नगर निकाय चुनाव नेशनल गेम्स तक टाले जा सके। संवैधानिक प्रावधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। इसका एकमात्र उपाय यही है कि आरक्षण के मुद्दे को कोर्ट में चुनौती दी जाए और इस बहाने नगर निकाय के चुनाव टाल दिए जाए नेशनल गेम्स पूरे होने तक। अब जरा प्रस्तावित धर्म संसद की बात कर लेते हैं। यह धर्म संसद गाजियाबाद में होने वाली थी, लेकिन अब हरिद्वार में प्रस्तावित की गई है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यदि सुप्रीम कोर्ट संविधान की मर्यादा के मद्देनजर इस संसद पर रोक नहीं लगाता तो उत्तराखंड की धरती से एक बार फिर बेशुमार नफरत बोई जाने वाली है। हरिद्वार में पहले भी धर्म संसद हुई थी, उसमें क्या हुआ था आप सभी लोगों को पता है, बोलने की जरूरत यहां नहीं है। धर्म संसद एक पवित्र शब्द है, पहले भी होती रही है। तमाम धर्माचार्य इन धर्म संसदों में जुटते थे, धर्म के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती थी। लेकिन अब इन तथाकथित धर्म संसदों में नफरती जुड़ते हैं और नफरत की खेती करते हैं। ये धर्म संसद अब धर्म संसद नहीं, नफरत संसद है। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा जरूर। संसद में संविधान पर चर्चा हुई। बीजेपी ने खुद को संविधान का रक्षक बताया, लेकिन ये लोग कितने संविधान रक्षक हैं जरा सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। अमित शाह यदि अपने भाषण में कहते कि सिर्फ अंबेडकर का ही नाम क्यों लिया जाता है, संविधान सभा में 280 से ज्यादा सदस्य थे, उनका भी नाम लेना चाहिए, वैसे लिया भी जाता है। हम सभी जानते हैं कि संविधान को अंतिम रूप संविधान सभा ने ही दिया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते सबसे ज्यादा मेहनत संविधान बनाने में बाबा साहब अंबेडकर ने ही की थी। फिर भी अमित शाह कहते हैं कि बाकी सदस्यों का नाम क्यों नहीं लिया जाता या इतना ज्यादा क्यों नहीं लिया जाता, तो बात कुछ समझ में आ सकती थी। लेकिन वे कह रहे हैं कि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उद्धार हो जाता। क्या अमित शाह को पता नहीं है कि इस देश में भगवान का नाम लगभग हर व्यक्ति लेता है, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा हर व्यक्ति करता है। लेकिन बात जब संविधान की होगी अमित शाह जी, तो संविधान बनाने वालों का नाम ही लिया जाएगा, भगवान का नहीं। ये बात अमित शाह नहीं समझते होंगे, ऐसा हम नहीं मान सकते। दरअसल वे ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत ही बोल रहे हैं। बीजेपी वास्तव में संविधान की कितनी रक्षक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन ही लोकसभा में लाया गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से संघीय गणराज्य की व्यवस्था की गई है, यानी कि केंद्र सरकार तो है, राज्यों की सरकारें भी हैं। राज्यों की सरकारें किसी मायने में केंद्र की सरकार से कम नहीं हैं। हालांकि सभी राज्य फिर भी भारतीय संघ से जुड़े हुए हैं। राज्यों के अलग चुनाव की व्यवस्था है। वन नेशन वन इलेक्शन दरअसल सीधे सीधे भारत के संघीय ढांचे पर आक्रमण है। बीजेपी के पास लोकसभा में 2/3 बहुमत होता तो वो ये बिल पास करके ले जाती, लेकिन बिल लटक गया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है, यानी कि फिलहाल तो ये बिल टल ही गया है और संविधान का एक बड़ा प्रावधान बदलने से बच गया है। प्रसंगवश यहां एक बात यह कहनी है मुझे कि आरएसएस और बीजेपी को सब कुछ एक जैसा क्यों चाहिए। देहरादून शहर में आप घूमते हुए देखेंगे कि हर बाजार में सभी दुकानों के बोर्ड एक ही रंग के हैं। मतलब ये कि लोग अपनी दुकान पर अपनी पसंद के रंग का बोर्ड भी नहीं लगा सकते। उत्तराखंड का यूसीसी भी सबको एक जैसा बनाने की ही एक कवायद है। यह दरअसल भारत की बहुरंगी संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम सबको इस तरह के प्रयासों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और संभव हो तो अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से इसका विरोध भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें।
हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।